नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज आर पार का ये एडिशन बेहद जरूरी और आवश्यक है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की फाइल तो एक फिल्म में खुल चुकी है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, लेकिन आज कुछ एजेंडाधारियों की फाइल खोलनी बेहद आवश्यक, बेहद जरूरी है। ये ऐसी एजेंडा ब्रिगेड है जो एक टूल किट तंत्र के जरिए निरंतर काम करती है और इसका नमूना आज आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इफी की जूरी चीफ नदाव लपित ने, जो कि एक इजराइल के फिल्म मेकर है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ एजेंडा चलाते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर हम डिस्टर्ब और हैरान हो गए क्योंकि यह फिल्म अश्लील और प्रोपेगेंडा बेस्ड है। इस बयान के बाद एक तंत्र पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गया। एक एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की है, इनका नाम स्वरा भास्कर है। इन्होंने कहा कि सच जग जाहिर हो गया है। एक और एक्टर है प्रकाश राज, इनको तो शायद कोई नहीं जानता होगा। वो कह रहे हैं कि बेशर्मी ऑफिशियल हो गई है। और तो और कुछ नेता भी मैदान में कूद गए। संजय राउत ने कहा कि यह फिल्म एक पार्टी का प्रोपेगेंडा थी। ये शिवसेना के हैं, सोचिए। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की कहती है, कहा कि मोदी सरकार ने इस फिल्म का खूब समर्थन किया था। हालांकि इजरायली फिल्मकार के घटिया बयान पर वहां के राजदूत ने माफी मांग ली है। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने नदाव लपित को जमकर फटकार भी लगाई है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को इजराइल की सरकार से ज्यादा एक एजेंडाधारी के बयान पर भरोसा है। इसलिए आज इस पूरे तंत्र की पोल खोलनी बेहद आवश्यक है और आज इसी पर होगी देश की सर्वोच्च बहस, सबसे बड़ी बहस। कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक क्यों? आज एजेंडाधारियों का पोल खोलने का दिन है, इसलिए तैयार हो जाइए। आज जबरदस्त पोल खोल होगी और ढोल नगाड़े के साथ होगी। That felt to us like a propaganda vulgar movie. कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का सिलसिला 3 दशकों से बदस्तूर जारी है। गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन कार्यक्रम में बोलते हुए जूरी चीफ नदाव लपित ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie. ये बयान आते ही देसी एजेंडाधारियों की मानो बाछें खिल गई। एक के बाद एक ट्वीट्स की बाढ़ आ गई और नदाव के बहाने कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेदा जाने लगा। जो हम लोग बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस फिल्म के बारे में हमने अपना विचार व्यक्त करते थे, लेकिन सारी बीजेपी उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए थे। तो जूरी का एक मेंबर का उसका जो कहना था ये फिल्म नथिंग बट वल्गैरिटी है, इसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो चुकी है। तो ये जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई जूरी ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए। हालांकि इजराइल ने अपने नागरिक की हरकत पर शर्मिंदगी जताई और माफी भी मांग ली। नदाव लपित को शर्मिंदा होना चाहिए। भारत और इजराइल के लोगों की दोस्ती काफी मजबूत है और आपने इसे जो नुकसान पहुंचाया है उसका कुछ भी असर नहीं होगा। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हमारे मेजबान से मैं माफी मांगना चाहता हूं। Speech which we don't accept, apologize about speech that was a private opinion. उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, ऐसा इंसान ही वल्गर होता है। ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है।
कश्मीरी पंडितों के दुख का एहसास इजराइल की सरकार को है, वहां के राजदूत को है, जो पूरी दुनिया के सामने माफी मांग रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लिबरल गैंग नदाव लेपिड को भगवान मान बैठा है। शायद नदाव जैसे शर्मिंदा करने वाले लोग हर देश में मौजूद हैं, लेकिन नरसंहार पर एजेंडा क्या बर्दाश्त के लायक है? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम और एजेंडा ब्रिगेड फाइल्स का विश्लेषण। देखिए, पहले एक विदेशी एजेंडाधारी ने कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़का, उसके बाद देसी तंत्र के कई लोग विदेशी एजेंडाधारी के समर्थन पे कूद पड़े। हमारे ही मुल्क के अंदर गिरजा टिक्कू को बीच में आरे से काटा गया था, हमारे ही देश के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होकर दिल्ली, जम्मू और मुंबई में जाना पड़ा था। हमारे सामने तस्वीरें हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ एजेंडाधारियों को लगता है कि एक विदेशी का प्रोपेगेंडा बहुत बेहतर है भारत के सच से। कल को ये 84 के दंगों को डिनाई कर देंगे, 47 के पार्टीशन को डिनाई कर देंगे, किस चीज को डिनाई करेंगे इस देश के अंदर। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा तथ्य, इजराइल के राजदूत ने इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगी है और अपने देश के फिल्मकार को फटकारा है। कहा है कि मैं माफी मांगता हूं। जिस तरह की बेशर्मी दिखाई है फिल्मकार ने, वो नाकाबिले तारीफ है। मैं बढ़ता हूं आगे। पुराना पैटर्न अब आपको मैं दिखाता हूं। किसान आंदोलन हुआ था, ग्रेटा थनबर्ग और बड़ी सारी एजेंडाधारी, इंटरनेशनल एजेंडाधारी आई थी। मियां खलीफा जो कि एक पॉर्न स्टार है, वो भी आई थी जी। और उसने किसान आंदोलन के दौरान भी ठीक ऐसे ही पैटर्न अपनाया गया था और यहां पर भी भारत के एजेंडाधारियों ने उस पैटर्न को अपना लिया था। आर पार का सवाल है, क्या कुछ लोगों को इजराइल की सरकार से ज्यादा एक एजेंडाधारी पर भरोसा है, भारत की सरकार से ज्यादा, अपने विस्थापितों से ज्यादा उस एजेंडाधारियों पे भरोसा है? मेरे साथ आज कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है जो कि वकील भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सोहेल सेठ है, जाने माने लेखक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ एक्टर है शहजाद खान, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तौसीफ खान है, टीएमसी की प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ ललित अंबरदार है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सोहेल सेठ, मैं इसकी शुरुआत आपसे करता हूं। मैं आपको 50 सेकंड देता हूं। ये जो कुछ हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, एक सरकार माफी मांग रही है, इजराइल का शासन माफी मांग रहा है कि हां, हमारे फिल्मकार ने लाइन को क्रॉस नहीं करा। भारत और इजराइल की दोस्ती में डेंट पैदा करने का प्रयास किया इससे। देखिए, मैं समझता हूं जो ये हादसा हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा है और इसमें मैं सिर्फ 2 लोगों को दोषी मानता हूं। एक तो जिन्होंने इस आदमी को, इस व्यक्ति को निमंत्रण दिया कि भाई आप आइए, हमारे जूरी के चेयर बनिए, और दूसरा जो और जूरी मेंबर्स थे, क्योंकि जब ये जूरी चीफ ने बात की, ऐसे लगा कि ये पूरी जूरी की ये मंशा थी या इच्छा थी या कोई डिसीजन था कि भाई ये फिल्म वल्गर है, ये है, वो है। नंबर 1। नंबर 2, ये एक खासियत बन गई हमारे देश में अमीश जी कि हमारे लोग हमारे देश को, हमारे देश में रह के देश से सब प्राप्त करते हुए भी देश को ही गाली देंगे। ये एक नया दौर बन गया है और इस नए दौर में ये सब लोग अपने आप को लिबरल सोचते हैं, लेफ्ट लिबरल हो, लिबरल्स हो, ये समझते हैं कि देश को नकारना, देश को गाली देना एक लिबरल माइंडसेट है। और जो देश प्रेमी है उनको भक्त कहा जाता है, जो देश प्रेमी है उनको ये कहा जाता है कि भाई आपने आंख में पट्टी लगाई हुई है। तो हमें इन लोगों से अब कोई आशा रखनी ही नहीं चाहिए। इनका एक एजेंडा बन गया है, क्योंकि इस एजेंडे के बूते पे ही ये रिकग्नाइज होते हैं। देखिए, इनमें काबिलियत तो है नहीं, इनका काम धंधा हो नहीं रहा, इनको कोई पूछता है नहीं, तो ये कंट्रोवर्सी कर करके ये लोग अपनी रेलेवेंस बढ़ा रहे हैं और हम जितना इनको डिस्कस करेंगे उतना ही रेलेवेंस इनकी बढ़ेगी। और वही ये चाहते हैं। वेरी गुड पॉइंट कि ये लोग अपनी रेलेवेंस को बढ़ा रहे हैं। इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है, कोई इनका अब जो पहले इफेक्ट होता था, पहले जो इंपैक्ट होता था सिस्टम में, शासन में, वो इफेक्ट और इंपैक्ट खत्म हो चुका है। इसलिए अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए शायद एक व्यक्ति जो आके भारत के एक नरसंहार को गाली देकर गया, उसको अपना
गहना समझ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। मैं सीधा इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं शहजाद खान से। शहजाद खान, क्या आपको लगता है कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी एक फिल्म प्रोपेगेंडा थी, या आपको लगता है कि जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी है वो अपने आप में एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और वो है झूठ का प्रोपेगेंडा? सबसे पहला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे इनवाइट करने का। देखिए, एक इजरायली साहब जो है, नदाब लैपिड जिसका नाम है, उन्होंने जब ये बात कही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन आप लोग न्यूज़ वाले दिखाते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कितनी मुठभेड़ चलती रहती है। जब उन्होंने ये फिल्म देखी, उनको एहसास हुआ, जो एहसास हुआ उन्होंने खुलेआम खुले मंच पे कहा, तो उसमें बुरा मानने की बात क्या है? सब उसके बचाव, सब उसके खिलाफ या फिल्म के बचाव में क्यों उतर गए हैं? हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का, बोलने का। उस फिल्म में वल्गर क्या है? आपने अगर वो फिल्म देखी है तो उस फिल्म में वल्गर क्या है? मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने जो जितना भी देखा है, सुना है उसके बारे में, उनको लगा होगा वल्गर। और इसमें कितनी ब्रुटैलिटी है, मैकैबर दिखाया है उस फिल्म में। और 3 लोगों के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं वही तो कह रहा हूं, ये एक इकोसिस्टम है, ये एक गैस चैम्बर है, ये एक गैस चैम्बर है, जिस गैस चैम्बर में, जिस इकोसिस्टम में आप फिल्म देखते नहीं है लेकिन उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा में उतर जाते हैं। आप कहते हैं 1990-91 के अंदर कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ था वहां पर? क्या गिरजा टिक्कू को आरे से नहीं काटा गया था? हमारे गंजू को जो टेलीकॉम इंजीनियर था उसे नहीं मारा गया था उसकी बेटी के सामने, उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने? आप लोग बोलने नहीं देते हैं, फिर जब पॉइंट रखो तो आप लोग फिर अपने दूसरे चीजें। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उस वक्त जो थी वो महबूबा मुफ्ती के फादर पावर में थे और वो समर्थन उनको दिया था LK आडवाणी साहब ने। तो ये सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं या बाकी लोगों से जो पूछा जा रहा है कि ये जो हुआ था नरसंहार, ये सवाल मिस्टर LK आडवाणी से क्यों नहीं पूछा? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनके समर्थन वाली सरकार थी उस वक्त राज में। अच्छा, एक सवाल शहजाद खान, एक सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको नदाब लपित पे ज्यादा भरोसा है या इजराइल की सरकार पे ज्यादा भरोसा है? Whom you trust more? देखिए, मुझे सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा है, लेकिन जो मिस्टर लैपिड ने कहा है, नहीं, मैंने आपसे लगा, तो उन्होंने कहा हर आदमी को अपने मन की बात। नहीं, मन की बात तो सबको करने का अधिकार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भरोसा किस पे है? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात करते हैं, इजराइल की गवर्नमेंट पे नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम कैसे इसके बीच में आ गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इजराइल की गवर्नमेंट पे भरोसा है? मन की बात देखिए, आपके एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको इजराइल की सरकार पे भरोसा है या नदाब लपित पे भरोसा है? Whom do you trust more? That's a simple question. And you can answer this. You are that intelligent, I believe. इजराइल की सरकार को हमेशा पॉलिटिकली, देखिए कोई भी सरकार हमेशा पॉलिटिकली राइट रहना चाहती है। मैं उनके ये नदाब लपिद, आपकी फिल्म का डायलॉग था एक, आपकी फिल्म थी अंदाज अपना, उसका डायलॉग था प्लान के मुताबिक। तो मतलब ये प्लान के मुताबिक जो है, ये प्लान के मुताबिक नदाब लपिद पे ज्यादा भरोसा है। एंड यू डोंट ट्रस्ट द इजरायली गवर्नमेंट। What? मतलब आप सोचिए, आपको मुझे एक बात बताइए। एक सेकंड, रिजवान अहमद जवाब देना चाहते हैं। एक बात बताइए। जी, अब आपने 2.5 मिनट बोला, अपने वक्तव्य को रखा, फिर मैं दोबारा आपके पास आया, आपकी सारी बातों को मैं बताऊंगा। आपने 2.5 मिनट में मुझे आधा मिनट ही बोलने नहीं दिया। वो उसको हटा के मैं बोल रहा हूँ। ओके, मैं आपको और 1 मिनट दे दूंगा। ओके, रिजवान अहमद। रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली चीज जो सुहेल सेठ जी ने बोली उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। इजराइल इनका मूल, ही इज बेसिकली एन इजरायली जो ज्यूरी चीफ हैं। एक ज्यूरी मेंबर फ्रेंच हैं, एक ज्यूरी मेंबर यूएस के हैं, एक इंडियन हैं। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स से एज अ नेशन हम बाहर आए कि अगर हमें किसी फेस्टिवल को इंटरनेशनल बनाना है तो ज्यूरी में हमने यूरोपियंस, अमेरिकन और इजरायलीज को रख लिया, इंडियंस को भूलते हुए। जब उनके ग्रैमी या ऑस्कर होते हैं तो वो कितने हिंदुस्तानियों को वो लोग याद करते हैं? आई रियली डोंट थिंक सो। तो इस बेसिक कॉम्प्लेक्स से एज अ कम्युनिटी हम लोगों को बाहर आना होगा, नंबर 1। अब मैं आता हूं मुद्दे पे।
जो अफसोस है, अफसोस मुझे दो बातों से है। पहला, ये उस आदमी के मुंह से बात आई है। कह देना बहुत आसान होता है, ओ ही इज एन आर्टिस्ट, वो तो एक कलाकार है, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। जिसकी रेस ने वही झेला है एट अ मच मच लार्जर प्लेटफॉर्म, होलोकास्ट झेला है जर्मन्स का ज्यूज के ऊपर। ये जो रेस है ये पूरी इस होलोकास्ट पर बेस्ड है, जो आज तक सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। ये उस रेस के आदमी के मुंह से ये बात आई है, नंबर 1, जो मुझे अफसोस है। नंबर 2, इससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उसको खुदा मानने वाले, उसके मुंह से निकली बात को गॉस्पेल ट्रुथ मानने वाले इस देश में पुटपुट करके बहुत पैदा हो गए, जो कुछ आपके डिबेट में भी हैं। नंबर 2, नंबर 3, एंड आई विल एंड माय आर्गुमेंट। ये उस आदमी को आज गॉस्पेल ट्रुथ मान रहे हैं, उस इजरायली को। ये वही इजरायली हैं जो 70 साल से कह रहे हैं कि मुस्लिम्स एज अ रेस आर टेररिस्ट, मुस्लिम एज अ रेस आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम एज अ रेस हमारे एक्सटेंशन के खिलाफ है और उनको मारना हमारा अधिकार है। और ये वही रेस है जिसने बुलडोजर कंसेप्ट पैलेस्टीन में और ऑक्युपाइड टेरिटरी में इंट्रोड्यूस किया। तो आज जो इजरायली इनको इतना मीठा लग रहा है, उन इजरायलियों को भी याद कर लो जो तुम्हें आतंकवादी 70 साल से बोलता है, जरा उस पर भी यकीन कर लो, या उस पर यकीन नहीं करोगे, सिर्फ इसी पे यकीन करोगे। ओके, शहजाद खान, योर रिप्लाई 40 सेकेंड, देन सोहेल सेठ। यार ये टाइमर मत सेट करके रखिए अब 40 सेकेंड में हम बोल नहीं पाते उसके बीच में। देखिए, इनको जो मैंने अभी सुना हमारे पैनलिस्ट को, वो उनका व्यू है, वो अपना व्यू रख सकते हैं। लेकिन नदाव लैपिड, और अगर 70 साल से ये लोग मुसलमानों को टेररिस्ट कह रहे और 70 साल के बाद अगर इनकी आंखें खुली है, इनको कुछ बुरा लगा है, तो उसमें उनको सराहना चाहिए या उनको उनके पीछे पड़ जाना चाहिए या उनको जलील करना चाहिए? आई थिंक एवरीबडी इज गॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उनको पहले देखिए जिन्होंने इन सबको बुलाया है, इन सब जूरीज को बुलाया है, जैसे मिस्टर सोहेल सेठ ने कहा, जी, उनको पहले देखना चाहिए। और वहां पर सब बड़े लेकिन जो वो तो आपके 50 सेकंड हो गए, मैं 10 सेकंड और आपसे पूछ रहा हूं। आप एक बात बताइए, वो तो हो गया, उनको बुलाया गया, उसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात बताइए, आप नदाव लैपिड की बात को हरीश चंद्र की अगर शब्द मान लेंगे तो कब तक ये आपको लगता जायज है? और वहां की सरकार जो मान रही है वो नहीं आप कहेंगे? आपने तो अपने देश के अंदर 1990 में ये नरसंहार देखा है। मतलब हमें जिम्मेदार वहाँ की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी ना जो समर्थन दे रही थी, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल। एंड मिस्टर नदाव लैपिड has said what he has felt। आप नदाव लैपिड का नाम तो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मतलब जैसे राजा हरिश्चंद्र हो वो कोई, उसने कह दिया हो, अब तो मतलब हमको बात को मानना पड़ेगा। मतलब how we can, आप तो बार-बार नदाव लैपिड ने कह दिया है, नदाव मैं 101% ये बात जानता हूं कि इस कंट्रोवर्सी से पहले नदाव लैपिड का नाम भी इस पैनल पे लोग नहीं जानते होंगे। मैं नहीं जानता था जिसका नाम, मैं नहीं जानता था। वर्ड फेमस हो गया ना, आजकल कंट्रोवर्सी का जमाना है। हर आदमी जो है फेमस होना चाहता है, तो कंट्रोवर्सी तो एग्री करिए ना, ये आदमी भी फेमस होना चाह रहा था, तो इसको फेमस करने के चक्कर में आप क्यों इसके पीछे लग गए? हो गया, फेमस हो गया ना, वो हो गया। लेकिन उसने बात क्यों इसके पीछे लग पड़े? उसने बात सही कही है, अगर उसको फेमस होना है नहीं होना वो उसकी थी, लेकिन बात सही है। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है। इसमें कहा जा रहा है सोहेल सेठ कि हर आदमी फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी का सहारा ले लेता है, और उसने बात तो सही कही है। ऑब्वियसली पिछले एक हफ्ते से हम नहीं देख रहे हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट शहजाद जी। सोहेल सेठ, ये इतनी इलॉजिकल बात मैंने आज तक नहीं सुनी कि भाई फेमस होने के लिए आप एक कंट्रोवर्सी स्प्रेड करो, जिस कंट्रोवर्सी में आप लोगों को शर्मिंदा करो, जिस कंट्रोवर्सी में आपके दिल में या आपके जहन में कोई गिला शिकवा नहीं हो, कोई सिंपैथी नहीं हो कश्मीरी पंडितों के तरफ। ये व्हाट अबाउटरी क्या है?
कश्मीरी पंडित की जो हालत इस देश में हुई है, जिस सरकार ने भी की, उसकी हर आदमी को निंदा करनी चाहिए। इट्स इररेलेवेंट। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जैसे इजराइल में हुआ, जैसे हॉलोकॉस्ट में हुआ, ये पूरा समाज शर्मिंदा है। उसको आप अगर ओपिनियन के हिसाब से लेजिटिमाइज कर रहे हो कि नहीं भाई ये उस आदमी का ओपिनियन है, कैसा ओपिनियन है? कल को वो आदमी बोलेगा हाँ मर्डर इज गुड, कि मर्डर में कुछ वल्गैरिटी नहीं है। और एक और बात अमीश जी, मैं काफी फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड कर चुका हूं, ज्यूरी कभी नहीं पर्सनल कमेंट्स देती। सिनेमा इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड आर्ट। आप नहीं बोल सकते कि ये वल्गर है या वल्गर नहीं है। आपको अगर नहीं अच्छा लगा आप उठ के चले जाइए। ज्यूरी कभी नहीं ऐसा डेफिनेशन करती। और कोई भी आप ज्यूरी की स्पीचेस पढ़ लो, या ऑस्कर्स में पढ़ लो, या गोल्डन ग्लोब में पढ़ लो, या इफी में पढ़ लो, या सुन लो, ये कभी नहीं हुआ। और जहां तक इस बात का सवाल है, ये कश्मीरी पंडितों के लिए रोकता है, ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ है और उनके जहन में और दर्द पैदा करेगा। क्या हम इसलिए यहाँ इफी ऑर्गेनाइज करें कि हमारे देश में आके हमारे लोगों को और पीड़ित करिए आप, लेकिन और शर्मिंदा करिए? प्रॉब्लम सोहेल से तब हो जाती है जब हमारे लोग इस आर्गुमेंट को बाय करते नहीं है, इसको एंडोर्स करते हैं कि सही तो कह रहे हैं। आपके सामने अभी शहजाद खान ने बोला, उन्होंने जो कहा वो पॉपुलर होने के लिए बोला, लेकिन कहा सही। देखिए, ये ओपिनियन जैसे दोनों पैनलिस्ट ने कहा और सही कहा, हर आदमी को ये राइट है ओपिनियन होल्ड करने का, पर काफी ओपिनियंस ऐसे होते हैं विच कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर मुसलमानों या हिंदुओं या ईसाइयों के बारे में कुछ घटिया चीज कहेंगे और ये भी पब्लिक डोमेन में, ये कभी नहीं सह जाता और नहीं सहा जाना चाहिए। इस हिसाब से जो कश्मीरी पंडितों की फिल्म बनी, आपको अगर फिल्म अच्छी लगी या बुरी लगी वो आपका कह, पर ये कहना कि ये प्रोपेगेंडा था, वल्गैरिटी थी, मेरी ऑब्जेक्शन प्रोपेगेंडा से है, मेरी ऑब्जेक्शन वल्गैरिटी से है। जो लोग मरे वो वल्गर था, ये प्रोपेगेंडा था। जिन लोगों के घर गए वो क्या प्रोपेगेंडा था, वो वल्गैरिटी थी। आपको ट्रीटमेंट अगर अच्छा नहीं लगा, पर जो थीम थी, जो इश्यूज एड्रेस हो रहे थे, वो तो सीरियस जर्मेन इश्यूज है, और आप उसको भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, वल्गर है, वल्गैरिटी है। ओके मिस्टर हैदरी, क्या कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार वल्गर है, जो सोहेल सेठ ने बात बोली? अमीश भाई, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। देखिए, मेरे पंडित भाइयों की जो पवित्र पीड़ा है, उस पर जो पिक्चर बना करके हिंदू मुसलमान के बीच एक दीवार बनाने की कोशिश की गई थी, आज वो दीवार इफी की अदालत ने तोड़ दी। उस जज ने तोड़ी जो जज इजराइल से आया था, जिसे कि हम अतिथि देवो भव कहते हैं। उस पंच ने तोड़ी जिसे कि हम पंच के मुंह से सरपंच बोलता है। देखिए, इफी की ज्यूरी थी, ज्यूरी जज होता है, और जज बहुत ऊंचा होता है, उसे हम अपनी देश में मुखिया कहते हैं, पंच कहते हैं, पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। लेकिन मेरा मामला कुछ और है अमीश भाई। आज हम इस पिक्चर के साथ हैं या कि हम उस रियलिटी के साथ हैं जो मेरे कश्मीरी पंडित आज भी देख रहे हैं? क्या हम उस विवेक अग्निहोत्री के साथ हैं जिसने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इस पिक्चर से बनाई, या उस कश्मीरी पंडित के साथ है जो आज भी जम्मू की सड़कों पर आंदोलन कर रहा है कि मुझे इंसाफ दो? क्या हम आज इस पिक्चर के साथ हैं जिसने कि भाजपा का एक पक्ष दिखाने की कोशिश की, या कि उस कश्मीरी पंडित के साथ है जो आज जम्मू में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है कि मुझे तो तनख्वाह नहीं दी जा रही? इसने अग्निहोत्री साहब ने इस पिक्चर को बना करके पीड़ा को बेचा और अपने लिए संपत्तियां बनाई, लेकिन कश्मीरी पंडित भाई आज भी मर रहा है, उसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। अरे क्या हमें आज सपोर्ट विवेक अग्निहोत्री को करना है या कश्मीरी पंडित को करना है? सपोर्ट तो कश्मीरी, आप लोग विवेक अग्निहोत्री क्योंकि वो भाजपा के साथ है, आप उसकी बात करेंगे, लेकिन बेचारे कश्मीरी पूरी कश्मीर फाइल्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। यही प्रोपेगेंडा है जिसको आप पंच परमेश्वर मान रहे हो, उसको अपने देश का नहीं है। नहीं, वो अपने देश का नहीं है, वो अपने देश का नहीं है। इजराइल में उसके बारे में क्या लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, जरा पढ़िए ना एक बारी। वो अपने देश का नहीं है, जो अपने देश का हुआ वो हमारा क्या होगा? ओके, जवाब ललिता मर्दार मेक योर पॉइंट। ओके माजिद जी एक कश्मीरी पंडित है, ललिता मर्दार एक कश्मीरी पंडित है, अब उनकी दर्द को सुन लीजिए जरा। देखिए, मैं किसी को जवाब देने के लिए यहां नहीं आया हूं, आप जो प्रश्न पूछेंगे जवाब देंगे, लेकिन जितनी चर्चा हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके द्वारा ये सारे पैनलिस्ट जो यहां बैठे हुए हैं और वो लोग जो देख रहे हैं
और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है हिंदू को डिफेम करने के लिए, हिंदुस्तान को डिमोनाइज करने के लिए, हिंदुओं से नफरत करते हैं, कि मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। ना हम भूलेंगे, ना हम भूल रहे हैं, और ना ही हम माफ करेंगे। नरसंहार हुआ है, नरसंहार। ये जो कश्मीर से पैनलिस्ट बैठा हुआ है, इसको पूछो तुम्हारे मोहल्ले के अंदर 100 घर तुम मुसलमानों के थे, 2 हिंदू घर थे, कहां गए? कहां गए? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उनको? और ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंटवारा करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर के अंदर नारे लगा के सड़कों पे लाखों कश्मीरी मुसलमान सड़कों पे आते हैं। यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद। कश्मीरी पंडितों, अपनी औरतें यहां छोड़ जाओ और अपने मर्द यहां से दफा हो जाओ। और कहते हो तो तुम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। तुम कहां थे उस वक्त? तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे पिताजी कहां थे उस वक्त जब तुम्हारे पड़ोस के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार? मैं ब्रेक ले रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद ललित अंबरदार आप ही से शुरू करूंगा। ये कहानी बड़ी है, ये दर्द बड़ा है, ये एजेंडा भी बड़ा है, ये भी समझना होगा। मैं अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पारा शून्य के नजदीक पहुंच गया है। ठंड से घरों में ही दुबक कर रहने के लिए लोग मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन लंबी छलांग मारकर तालाब पार करती नजर आई है। इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। गुजरात के लुणावाड़ा में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ा है। गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस का समय अशांति और आतंकवाद फैलाने में बीता। प्रधानमंत्री मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला है। कहा, प्रधानमंत्री को गाली देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। गुजरात की जनता अब उन्हें जवाब देगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया डोर टू डोर कैंपेन। चिराग दिल्ली में चौपाल के जरिए लोगों से किया संवाद। बोले, सभी को अयोध्या मंदिर के दर्शन करवा कर लाऊंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन। टीएमसी विधायक सावित्री मित्रा का किया विरोध। स्पीकर के ना मानने पर सदन से किया वॉकआउट। कोविड नीति के विरोध में चीन में बड़े पैमाने पर लोगों का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से विरोध के अधिकार का सम्मान करने के लिए कहा। चीन में एक दिन में 40,000 नए केस। जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग उठी। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। घरों को छोड़ने कर दी गई चेतावनी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली पुलिस को कोर्ट से मिली अनुमति। आफ्ताब को कड़ी सुरक्षा के बीच रोहिणी एफएसएल ले जाया गया। एफएसएल दफ्तर के बाहर पुलिस के साथ बीएसएफ के भी जवान मौजूद। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का बड़ा दावा। आफ्ताब से अलग होना चाहती थी श्रद्धा। फैसले से बौखलाए आफ्ताब ने कत्ल की वारदात को दिया अंजाम। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के बाथरूम, किचन के अलावा बेडरूम से भी मिले खून के धब्बों के निशान। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंगल से श्रद्धा के जबड़े समेत 13 हड्डियां बरामद। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की जेल वैन पर हमले की कोशिश। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर लौटा रही थी। आफ्ताब को बचाकर ले गई जेल। श्रद्धा के परिवार ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से की मुलाकात। कुछ भी बोलने से किया साफ इनकार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत विरोधी एजेंडा फैलाने की कोशिश। इजराइल के फिल्म निर्माता ने द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। फिल्म निर्माता नदाव लेविड के बयान पर इजराइल के राजदूत ने भारत से मांगी माफी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इजराइल के राजदूत के बयान का किया समर्थन। फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर ने भी नदाव लेविड के बयान की कड़ी निंदा की। कहा, फिर सक्रिय हुआ टूलकिट गैंग। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पूछताछ में लॉरेंस से मिली जानकारी के आधार पर हुई छापेमारी। पंजाब के जलंधर में गोली लगने से लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की मौत। सोनू रोड़का के लॉरेंस के साथ जुड़े थे तार।
सोनू रोड़का के साथ लॉरेंस की कई तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन अंसार गजवतुल के मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। सोपोर से भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ 4 आतंकी किए गए गिरफ्तार। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। अमृतसर बॉर्डर पर इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली 2 महिला जवान हैं। ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश नाकाम हुई। दिल्ली एम्स के सर्वर हैक मामले में सुरक्षा एजेंसियों को विदेशी साजिश का शक है। एफआईआर में आतंकवाद की भी धाराएं जोड़ी गई। 1 हफ्ते से चल रहा है ऑफलाइन कामकाज। यूपी के मिर्जापुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और बहू की जमीन कुर्क एसआईटी ने की कार्रवाई। जेल में है विजय मिश्रा। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट। 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ दबंगों ने एक महिला समेत 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में मारपीट हुई और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों का कहर देखने को मिला। एक आदमी के घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। महिलाएं भी लाठी से हमला करती नजर आईं। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विक्षिप्त महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। महिला विक्षिप्त थी और लोगों ने उन पर हमला करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्र के साथ मारपीट। बदमाशों के साथ छात्र की मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के सोनपुर मेले से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां कुछ लड़कियों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच मेले में लड़कियों के बीच हुई इस मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई। बिहार के समस्तीपुर कपड़ा और ज्वेलरी की दुकान पर अपराधियों ने फायरिंग की है। गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। राजस्थान के कोटा में नारकोटिक विभाग की कार्रवाई हुई है। 50 लाख रुपए की डोडा चूरा बरामद कर दी गई। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने फायरिंग की है। आरोपी फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहले मुनादी कराई और फिर 130 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। मध्य प्रदेश के गुना में एक लड़का खंभे पर चढ़ गया और हंगामा करता नजर आया। इस बीच लड़का लगातार शराब पीने की मांग करता रहा। जब पुलिस कर्मियों ने उसे शराब की बोतल दिखाई तब वो खंभे से नीचे उतरा। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने छापेमारी में 20 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। असम के कामरूप में अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। ईंट भट्टों को नष्ट कर दिया गया है। बिहार के सीवान में बच्चों की बहादुरी देखने को मिली है। मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे आरोपियों को इन्होंने पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट भी की। महाराष्ट्र के जालना से आई हैरान कर देने वाली खबर। एक 13 साल की लड़की ने 5 साल की छोटी बहन की चाकू वार कर करके हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस समय बड़ी स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी बिग स्टोरी आ रही है। और नदाव लेपेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गोवा के अंदर एक वकील ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। जो कश्मीरी नरसंहार पर फिल्म बनी है उसको लेकर जो टिप्पणी है उस पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। इस तरह की खबरें आ रही है। नदाफ पर भावना आहत करने के आरोप पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। नदाफ लिपित के खिलाफ ये बड़ा केस दर्ज हुआ है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए ललित अंबरदार, आपके 40 सेकंड बचे हुए हैं, बोलिए। जी, मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक, आप जो जूरी की बात कर रहे हैं, किसी भी फिल्म फेस्टिवल में क्या होता है, उनका एजेंडा क्या होता है कि आप फिल्में लाके अपनी कला का
प्रदर्शन कीजिए, अपने विचारों का प्रदर्शन कीजिए, इवन अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का प्रदर्शन कीजिए फिल्मों के द्वारा, उसके समीक्षा होती है। लेकिन कहा जा रहा है देखिए अब तो शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए ये एक डिवाइड करने की कोशिश। मैं उस पर आऊंगा। अभी माजिद हैदरी ने बोला ये हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने का प्रयास था। जी मैं ये जो मगरमच्छ के आंसू फैलाने वाले हैं ना, जिनको पूछिए, माजिद हैदरी का नाम लिया आपने, इसके घर के सामने जो हिंदू का घर था, जब उसके घर से पियानो लूट के ले जा रहे थे इसके एक मुसलमान कश्मीरी, तो ये क्या कर रहा था उस वक्त? टेलीविजन पे बोलता कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, मेरे सामने जो कश्मीरी घर था उनका सामान लूट के ले गए। तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? मुसलमानों को हिंदू से अलग करते हैं। और ये भी साथ में बोलता हूं, मैं मुसलमान इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस्लामिज्म की बात कर रहा हूं, जो जिहाद से ग्रस्त है, आतंकवाद से ग्रस्त है। कश्मीर के अंदर वो जो राइफलमैन औरंगजेब मेरा हीरो है। तो इसलिए यह मत बोलिए कि मुसलमान, मैं इस्लामिज्म की बात कर रहा हूं, जिहादियों की बात कर रहा हूं, जिनके लिए एक धार्मिक आस्था का सवाल है मारना और मरना। वो सोचते हैं कि उनको जन्नत मिलेगी। आपको याद नहीं है 26/11 पे वो जो जिहादी जब मार रहा था, जहादी को मार रहा था, तो अपने हैंडलर्स को कराची में क्या कर रहा था? कह रहा था कि आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी शहादत कबूल हो, क्योंकि वह काफिरों को मार रहा था वहां पे। दूसरी बात सर, एक मिनट, जो पैटर्न होता है, आपने क्या बात फिल्म के बारे में कुछ फिल्म की टेक्निकलिटीज के बारे में बोला। आपने बोला कि फिल्म का सब्जेक्ट हिंदू का नरसंहार है, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। आप जानते हैं डिनायल ऑफ जेनोसाइड इज आल्सो जेनोसाइड। आप नरसंहार का डिनाई करते हैं, वो भी नरसंहार है। एक एक करके ललित अंबरदार, आपने अपने वक्तव्य को रखा, अब आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। ललित अंबरदार जी, ललित अंबरदार, पीसीआर उसके अंदर किस कानून के अंदर मैं आपको मौका दूंगा। ओके, आप अपनी बात को रखिए, माजिद हैदरी कंप्लीट करने दी। माजिद हैदरी आप अपनी बात को रखिए 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, अब आज इस देश में कहने के लायक रहा कि आपने अभी कहा कि उस जज के खिलाफ, उस जो अतिथि देवो भवो के खिलाफ आज एफआईआर हो गया, क्योंकि उसने क्या कहा? उसने अंग्रेजी का वो शब्द कहा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नफरत का नंगा नाच, वल्गर प्रोपेगेंडा, अर्थात नफरत का नंगा नाच। तो उसमें तो नफरत का नंगा नाच ही था कि हिंदू मुसलमान के बीच एक नफरत की दीवार बने। क्या बेचारे उस जज ने गलत कह दिया? मुझे आप बताइए। अरे जज क्या बोले जा रहे हैं उसको? अरे अगर केस करना है विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ करो, हिंदुस्तान की 40 अगर केस करना है विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ केस करो। उसने जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी जब तक ये सरकार नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पे ये मान्यता नहीं देते कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था, ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा और जो लोग मुलव्वस थे रेप, मर्डर, मास मर्डर में, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उसके अलावा जो उस वक्त 19 जनवरी 1990 की रात को श्रीनगर में हुकूमत में थे और दिल्ली के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए दर्जनों उसने जहादियों को छोड़ दिया था। लेकिन जब कश्मीरी हिंदू की सिक्योरिटी की बात है, लकवा लग गया था पॉलिटिकल, उनको कुछ नहीं किया उन्होंने। उनकी मरणोपरांत उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि उनका रोल क्या था उस जेनोसाइड में। तीसरी बात, आप अपने आप को होल्ड करिए, एक एक करके अपनी बात को रखिए। ललित अंबरदार, ये पहाड़ों के बाहर हुआ, ये थप्पड़ मुझ पे नहीं है, ये थप्पड़ पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर है। आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, हिंदुस्तान में दर्जनों कश्मीर उभर के आ रहे हैं। मैं वार्न कर रहा हूं, 6 महीने से मेरे कश्मीरी हिंदू भाई बहन वहां पे जम्मू के अंदर यू मेड योर पॉइंट राहुल भट्ट की मौत के बाद ऑडियो एक सेकंड माजिद हैदरी, आपने एक सेकंड ललित अंबरदार, आपको होल्ड करना पड़ेगा। एक एक करके आप लगातार बोल रहे हैं, 6 मिनट से लगातार आप बोल रहे हैं, तरीका थोड़ी हो सकता है ये। ओके 30 सेकंड। पहली बात तो अमीश भाई, पहली बात तो ये कि कश्मीरी पंडितों की जो पवित्र पीड़ा है वो हिंदुओं का मसला नहीं, इंसानियत का मसला है। और भारत वो देश है जहां पे राज कपूर साहब के गाने अभी भी हमारे अंग्रेज बाहर दुनिया में गाते हैं। ऐसी पिक्चरें इस देश ने दी हैं कि शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे स्विट्जरलैंड में एक जगह उन पे डेडिकेट की गई है। लेकिन आज एक ऐसी पिक्चर बनाई गई जिसपे इफी के जजों ने कहा कि पिक्चर गलत है। अरे नफरत का नंगा नाच जो होता है वही तो इस पिक्चर में था। और क्या आप मुझे बताइए कि विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों ना हो? उसने हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस को अपमानित करने की पूरी कोशिश। ओके, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अब मैं रिजवान अहमद को लेकर आना चाहता हूं। तौसीफ खान, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप इंतजार करिए। रिजवान अहमद,
ललित अंबरदार आप होल्ड करिए। अमीश भाई, अमीश भाई अपनी बात रख लूं, देखिएगा माजिद बीच में ना बोलें। इन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने अपनी जेबें भर ली। भाई फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने पार बनाई थी, तो इसका मतलब यह नहीं था वो सारी देश की खटीकों की समस्या सॉल्व कर दें। और जिसने छपाक बनाई थी उसका मतलब यह नहीं था कि उसने जितने पैसे कमाए वो एसिड अटैक विक्टिम्स को या सर्वाइवर्स को दे दे। तो थोड़ी बहुत नेशनल टीवी पे अकल की बात किया करो, पहली बात। दूसरी बात, अब हम उस इजरायली पर यकीन नहीं करते। अब माजिद हैदरी कश्मीरी होते हुए पूरे देश को बताएंगे कि उस पिक्चर में कौन सा सीन, कौन सी बात, कितने मिनट से कितने मिनट तक विवेक अग्निहोत्री ने झूठ दिखाया। बहुत अच्छी बात बताइए माजिद हैदरी, आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें क्या क्या झूठ था बताइए। प्रोपेगेंडा मतलब झूठ होता है ना, तो चलो बताओ देश को उसमें क्या क्या झूठ था, बताओ। पहली ही बात से शुरू करें, उसमें दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस, जिसकी ईमानदारी की कसम पूरा देश खाती है, कि जम्मू कश्मीर की पुलिस आतंकियों के साथ मिली हुई थी। अगर यह बात है तो जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री पे वहां पे इसके खिलाफ केस करना होगा। दूसरी चीज जो ग्रेटर कश्मीर का अखबार दिखाया गया वो सीधा सीधा झूठ दिखाया गया। तीसरी चीज जो दिखाई गई वो दिखाया गया कि कर्फ्यू में एयरफोर्स के उन अधिकारियों की हत्या की गई, वो भी तीन झूठ तो मैंने आपको बता दिए। तीन पर तो कबूल भी होता है, ना बता दी, काफी आपके लिए। आप आज माफी मांगिए, आप आज माफी मांगिए। अरे हत्या एयरफोर्स अधिकारियों की हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताओ भाई। आपने कहा तीन झूठ बता दो, मैंने बता दिए। एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या हुई थी कि नहीं हुई? एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी? बलात्कार हुए थे या नहीं हुए थे? बताओ। क्या सिर्फ केवल एयरफोर्स वालों की हत्या हुई थी? देखिए सबसे पहले जो हमारे और जो के भाई मारे गए थे, कश्मीरी पंडित मारे गए थे, वो कौन थे? 219 भारत की सरकार कहती है, 350 आप कहां से ले आए? कौन से आंकड़े लाए? किस दुकान की पटरी पर बैठ के आपने आंकड़े गिने? आप सरकार को 219 बता दो। अरे 219 बता दो, चलो 219 जो मारे गए वो कौन थे? 219 इंसान थे, इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पवित्र है, मैं कह रहा हूं। इससे ज्यादा क्या कहूं? इससे ज्यादा कहेगा क्या इंसान? मैं कह रहा हूं इस फिल्म मेकर को जिसने इनका दर्द भेजा, इसे भूल जाओ। इनकी पिक्चर को बला मारो। के लिए तुम बोल रहे थे कि हमारी औरतों को छोड़ जाओ, घर वापसी का अच्छा सोचो। अगर वो इंसान हो गए। अरे एक मिनट, माजिद हैदरी ये बताओ कि कितने मुसलमानों ने आतंक के मारे कश्मीर से पलायन किया? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितनों ने पलायन किया कश्मीर से? कितने मुसलमानों ने पलायन किया? रिजवान भाई आज तक का सबसे अच्छा सवाल आपने आज इस मंच पे किया, तो जवाब सुनिए। आज भी इस कश्मीर में हमारे सिख भाई लाखों की तादाद में रहते हैं। अगर ये मजहब का मामला होता है, सिख भाई नहीं मानते। यूपी बिहार से 5 लाख भाई काम करने आते हैं। अरे सिख भाई क्या इधर से गए? क्या करना पलायन नहीं होता? यूपी बिहार से लोग काम करने नहीं आते। झूठ का ड्रामा आप लोग करते हैं। अपने डिबेट में बोला था फैलाते हैं ताकि संघ परिवार को फायदा हो। मेरी मां ने वो सिलेंडर नहीं खरीदा। तुमने अपने डिबेट में बोला था कि सिलेंडर 50-50 रुपए में मिल रहे थे। ये तुमने बोला था कि सिलेंडर 50-50 रुपए में मिल रहे थे। ये तुमने बोला था। मैं तो आज भी कहता हूं। अरे मेरी मम्मी आज भी वो सिलेंडर हिंदू का था या मुसलमान का? पंडित भाइयों का वो सिलेंडर हिंदू का था या मुसलमान का? बिल्कुल हिंदू का था। जो जलाया जाता था घर वो हिंदू का था। जो लूटा जाता था घर वो कश्मीरी पंडित का था। लेकिन तो बोल वो हिंदू का भागे क्यों? उस पे तो बोल हिंदू का हुआ भागे, किसने भगाया? एक सेकंड। कभी इंसान बोलने लगता है, कभी फरेब करने लगता है। देखिए एक सेकंड, इसको लाइटर नोट पर नहीं रखा जा सकता। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। रिजवान अहमद होल्ड योर सर, आपने अपने वक्तव्य को रखा। ये देखिए, ये इमोशनल इशू है। ये समूचे हिंदुस्तान के लिए इमोशनल इशू है। जो इस देश की मिट्टी से प्यार करता है, जो नहीं प्यार करता उसके लिए इमोशनल इशू नहीं होगा। देखिए 5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। 5 लाख कश्मीरी पंडित को विस्थापित होना पड़ा। उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी वहां पर। और आवाजें कहां से आ रही थी? ये सब
आवाजें कहां से आ रही थी ये सब कुछ? और उसके बाद जिन लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए थी उन्होंने मदद नहीं करी। और आज तक भी सुनना पड़ेगा माजिद हैदरी, सुनना पड़ेगा, इत्मीनान से सुनना पड़ेगा, प्लीज होल्ड योरसेल्फ माजिद हैदरी। और आज भी उनके जख्मों पे नमक छिड़का जाता है, जो अफसोस की बात है। एक आता है विदेशी जो कहता है प्रोपेगेंडा करके चला जाता है। सुनना पड़ेगा, आज हर एक एजेंडाधारी को सुनना ही पड़ेगा। एक आता है विदेशी जो एक प्रोपेगेंडा करके चला जाता है और कहता है ये कश्मीरी हिंदुओं का जो सच था ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। गिरजा टिक्कू के परिवार से बोलो कि उसकी बेटी आरे से नहीं काटी गई थी। गंजू के परिवार से बोलो, उसकी बच्चियों को बोलो, उसकी धर्मपत्नी को बोलो कि तेरे पति को नहीं मारा गया था, गोलियों से छन्नी नहीं किया था। ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है जी, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है इस देश के अंदर। और जो ताली पीट रहे हैं लोग, जो तालियां बजा रहे हैं कि बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा नदाव लिपित ने, वो असल में ताली बजा रहे हैं जो नरसंहार हुआ उनके मातम पर ताली बजा रहे हैं। और किसी के मातम पर ताली नहीं बजाई जाती, मातम पर अफसोस होता है, मातम पर मातम होता है, मातमों पर ताली नहीं बजाई जाती। जो लोग ताली पीट रहे हैं वो असल में अपना ईमान बेच रहे हैं, वो अपना ईमान बेच रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो इसलिए अपना ईमान बेच रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर एक नरसंहार होता है, 40 साल आजादी को हो जाते हैं उसके बाद, और कोई चू तक नहीं करता। और जब एक फिल्म बनती है तो उसको प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। मुझे इस फिल्म का डायलॉग याद आता है, वो डायलॉग मैं आपको आखिर में जरूर दिखाऊंगा कि सरकार तुम्हारी हो, तुम्हारी है कृष्णा, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। यही बात है, ये सिस्टम जो है यही खराब है। मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, आपको भी एजेंडा लग रहा होगा, और एजेंडा क्यों लग रहा है समझाइए, आप क्यों ताली बजा रहे हैं नदाव लिपित पे? नदाव लपीद को आपने जूरी बनाया, जज बनाया, सारे फिल्म भेजे गए, उसमें कश्मीर फाइल्स को भी आपने भेजा कि नदाव लपीद जो है उस मूवी को देख करके फैसला करेंगे कि ये मूवी कैसा है। नदाव लपीद ने बोला कि ये एक वल्गर मूवी है, उन्होंने मूवी पे कमेंट किया। और आपने अपने प्रोग्राम में आपने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, बड़े ही वेटरन सुहेल सेठ को बुलाया जिनके सारे सर के बाल सादा हो गए, ज़िंदगी भर वो बुद्धिजीवी बने रहे, और वो कहते कि नदाव लपीद ने भारत को गाली दे दिया। भाई, नदाव लपीद ने एक फिल्म को गाली दिया, वो फिल्म के बजाय वो कह रहे कि वो भारत को गाली दे दिया। ये तो आप लोग का तमाशा बना करके आप लोगों ने रखा हुआ। फिल्म जो है वो सच नहीं होता, वो एक किसी हादसे को, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है, जो हमारे कश्मीरी पंडितों का साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन एक किलो की सच में 10 किलो का प्रोपेगेंडा मिला करके अगर विवेक अग्निहोत्री बेचेगा तो जब वो ज्यूरी के सामने जाएगा तो ज्यूरी तो उसको वल्गर ही बोलेगा ना, उसको तो प्रोपेगेंडा ही बोलेगा ना। ये तो फिल्म को जज किया जा रहा है, ये कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्म को नहीं जज किया जा रहा। लेकिन नफरत फैलाने के लिए गोदी मीडिया बैठ करके इसे कह रही है। अच्छा, ये बताइए नफरत क्या है? नफरत क्या है? नफरत क्या है? नदाव लपीद को आपकी गोदी में बिठा दिया जाए वो नफरत नहीं है? नदाव लपीद की गोदी में आप बैठ जाओ वो नफरत नहीं है? एक सेकंड सुनो, मोदी के गोदी में तो आप बैठे हुए। अब सुनो, मोदी के गोदी में तो अमीश देवगन बैठा हुआ है। एक सेकंड, अब मैं किसकी गोदी में बैठा हूँ? मैं तो मंत्री नहीं बनाता ना। यहाँ पर तो कौन किसकी गोदी में बैठा रहता था और मंत्री बनाता था फोन के इशारे पर? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन। आपकी राय के एक सेकंड ना, प्रोपेगेंडा वाले सब आज ताली पीट रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि वो नदाव लिपित की गोदी में बैठ जाए और गोदी में बैठ के ताली बजाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है वो देश की गोदी में नहीं बैठना चाहते। हम देश की गोदी में बैठे हुए हैं, हम मां भारती की गोदी में बैठे हुए हैं। अब आपको गोदी लगे या कुछ और लगे, ये निष्कर्ष आप पे मैं छोड़ता हूं। चलिए, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, आप पे चर्चा नहीं करा। जब आपके पास वक्तव्य कमजोर होता है, जब आपकी ढाल कमजोर होती है, तो इसी गाली गलौज की भाषा में आप लोग आते हो। ये तो एग्जैक्टली वही बात होगी जिस मोहल्ले में लड़के जो घूमते थे
उनको मोहल्ले में कुछ लड़के घूमते हैं, आवारा जो होते हैं ना, वो आवारा लड़के होते हैं, वो घूमते हैं, और जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाते तो उसके लिए वो खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी मोहल्ले के लड़के की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ पैनलिस्ट, यू आर बिहेविंग लाइक अ मोहल्ले का लड़का। तो बिहेव लाइक अ पैनलिस्ट एटलीस्ट। गोदी आप लगातार कर रहे हो। आप देश विरोधियों की गोदी में बैठे रहे, हम मां भारती की गोदी में बैठे रहे। अब समझ जाइए किसकी गोदी ज्यादा बेहतर है। आप अच्छे समझदार आदमी हैं। ओके, रिप्लाई ललित अंबरदार। ललित अंबरदार, देखिए पहले तो इनको बताना चाहता हूं, जो हर बार जिस चैनल पे भी आते हैं बोलते हैं गोदी मीडिया है, तो भाई तुम आते क्यों उस चैनल पे? तुमको उठा के लाते हैं यहाँ पे बिठाते हैं? बहुत बढ़िया कि अपने हिंदुस्तान से नफरत करने के लिए आते हो? हाँ, बुलाया जाता है। ये बताना चाहता हूँ, देखिए बुलाया जाता है। मुझे आज ये जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं ना, ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं ना, इनको बताना चाहता हूँ, चूंकि देखिए आपको बताना चाहता हूं, मैं शॉक्ड हूं जो गोवा में हुआ फिल्म फेस्टिवल में, लेकिन मैं हैरान नहीं हूं। जब तक आप नरसंहार को मान्यता नहीं देंगे, नरसंहार होता रहेगा। आपने मोपला नरसंहार कत्लेआम हिंदुओं का हुआ, महात्मा गांधी ने चुप्पी साध ली। नरसंहार नोआखाली में हुआ, ये तो शुक्र करो मुझे गोपाल बंदोपाध्याय मुझे याद आ रहा। नहीं तो आप समझते हैं कि हिंदुओं की लाशें जो हफ्तों तक वहां पे गिद्ध खा रहे थे, महीनों तक गिद्ध खाते रहे, अगर गोपाल पाठा खड़ा ना होता वहां पे। और गांधी जी आए थे, उनको बोले थे अपने हथियार यहां पे सरेंडर कर दो, बोले नहीं, जिन्होंने मेरे भाई बहनों की इज्जत और जान बचाई, नहीं करूंगा सरेंडर। और कश्मीर के अंदर आपने बताना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिख 25% थे 1947 में 15 अगस्त को। आज की तारीख में वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान है अभी 1.5%, और बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान था 8% रह गए। इनको कुछ नहीं होता, लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उग्रवादी हैं अपने मुल्क के लिए, जिनके यहां पे मुंबई के अंदर आजाद मैदान में इतना इनका उबाल उठता है मुसलमानों के लिए, वहां पे जाके ये वीर जवान ज्योति को तोड़ते हैं, अमर जवान ज्योति को तोड़ते हैं। फलस्तीनी जहादी जो कौन से वाले, वेस्ट बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनका समर्थक हूं। मैं इनका ये जो गाजा पट्टी में हमास के लिए जंतर मंतर में ये मोमबत्ती निकालते हैं जहादियों के लिए, जो यूएन डिक्लेयर्ड जहादी और ये आतंकवादी संगठन है। हिंदुओं का मैं बता रहा हूं आपको, जब तक ये सरकार मान्यता नहीं देगी कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ नरसंहार, तब तक ये बोलते रहेंगे, हिंदुओं को बदनाम करते रहेंगे। तौसीफ खान जवाब, शहजाद खान मैं आपकी बात कर रहा आएंगे। आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान में बार-बार कश्मीर उभर के आएंगे। एक सेकंड, शहजाद खान कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड रिजवान, मैं आपको बताऊंगा। शहजाद खान अपनी बात को रखिए, अपने वक्तव्य को रखिए। देखिए, इंसान किसी भी मजहब का जो होता है वो अपने घर में होता है, जब वो बाहर निकलता है तो इंसानियत ही मजहब होती है। अगर कोई इंसान का कत्ल करता है तो इंसानियत का कत्ल हो रहा है वो। लेकिन जहाँ तक मिस्टर नदाब लेपिड का सवाल है, वो उनकी सोच थी, उनकी जो उन्होंने फिल्म देखी, उनको लगा, उन्होंने कहा, तो क्यों हम इतना उसका वो कर रहे हैं और क्यों हम आपस में जहर फैला रहे हैं और आपस में एक दूसरे को, मैं सुन रहा हूँ हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वाई वी फाइटिंग अमंग्स आवरसेल्व्स, आपस में क्यों हम लड़ झगड़ रहे हैं भाई? फिल्म का जवाब फिल्म से देना चाहिए। आपको आईना दिखा रहे हैं, आप जैसों को आईना दिखा रहे हैं, और दिखाना बहुत जरूरी है। आप जैसों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। आप पहले खुद आईना देखिए, आपको आईना देखना जरूरी है। आप पहले आईना हम लोगों की राय है, सारे पैनलिस्ट ने, सारे जुरिस्ट ने बोल दिया कि हम इसके साथ पहले अपना तो ये वो टुकड़े गैंग जिन्होंने वो लिख के बना के दिया था उनको बोला था ये बोलो, हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदुओं के जख्मों के ऊपर इनको नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। एक सेकंड, शहजाद खान कंप्लीट कर ले। एक सेकंड, होल्ड ऑन ललित अंबरदार, आपने भी शहजाद खान अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। अमर जवान ज्योति को एक सेकंड पीसीआर, ललित अंबरदार होल्ड ऑन। शहजाद खान, ये देखो, ये बोलते ही जा रहे हैं, बस इनका ही शो रख दो अकेले का, काफी। हमको मत बुलाया करो अगली बार यार, आप लोग मौका ही नहीं देते बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ कि मिस्टर नदाब लेपिड को अपनी जगह रखिए, ठीक है, और कश्मीर फाइल्स की हकीकत हम दिखाएंगे। हमारी फिल्म आ रही है कश्मीर, आप देखिए, ये देखिए, आप गौर से देखिए, ये हमारी फिल्म आ रही है कश्मीर, इसमें कश्मीर फाइल्स का सारा जवाब मिल जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम फिल्म वाले, हम सिनेमा के थ्रू जवाब देंगे। ये देखिए आप गौर से, ये फिल्म कश्मीर जो है हमारी, ये कश्मीर फाइल्स को जवाब देगी।
तो आप कश्मीर फाइल्स के देखिए को जवाब देने के लिए आप फिल्म बनाएंगे, उसमें कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ वो भी दिखाएंगे आप? जी जी, सबका जवाब मिल जाएगा, सबका जवाब मिल जाएगा। नरसंहार दिखाएंगे ना, गिरजा टिक्कू को जो आरे से काटा गया दिखाएंगे, सबका जवाब मिल जाएगा। मैं आपके सवालों का जवाब, ये जज को जो मारा गया फिल्म हमारी जो है कश्मीर, ये सब जो कश्मीर फाइल्स की जवाब चाहिए आवाम को, इस फिल्म के थ्रू मिलेगा। ठीक अमीश भाई जी, वापस निकल वो देखिए थम्स अप। आप माजिद हैदरी एक सेकंड माजिद हैदरी कुछ कहना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी 10 सेकंड एक सेकंड रिजवान 10 सेकंड क्या कह रहे हैं माजिद हैदरी? देखिए एक तो आज शहजाद भाई ने जीत लिया दिल हमारा, और जो गोवा में हुआ, मैं तो कहता हूँ आज ट्विस्ट करो, भांगड़ा करो, आज डांस करो, कि आज एक्सपोज हो गए वो झूठे जो हिंदू मुसलमान में नफरत की दीवार फैलाना चाहते थे। इस देश का हिंदू मुसलमान एक है, सब मिलकर डांस करो, भांगड़ा करो, ट्विस्ट करो, कि जो हमारे दुश्मन थे उनका आज मुंह काला हुआ। अपने वक्तव्य को रख लिया। थैंक यू। रिजवान अहमद जी अमीश भाई, भांगड़ा और ट्विस्ट तो भाई उस दिन भी कर लेना जिस दिन इजरायली अपने बुलडोजर लेके आते हैं और इस्लामिक आतंकवादियों के घर गिराते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपके पैनल में किसी ने कहा कि भैया उसने तो एक पिक्चर को गाली दी है, तो सोहेल सेठ ये कैसे कह रहा है कि देश को गाली दी है या कश्मीरी पंडितों को गाली दी है? अरे तो इजराइल भी तो पैलेस्टीनियनों को मारता है ना, म्यांमार में भी तो आतंकवादी मारे जा रहे थे ना, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है तब? हर मुसलमान तो नहीं मारा जाता। और तीसरी बात प्रोपोगेंडा की, 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 25 करोड़। और अभी इन्होंने कहा, सरकारी आंकड़ों पे यकीन करिए माजिद हैदरी ने, काओ लिंचिंग, गौ रक्षकों ने काओ लिंचिंग के नाम पर अभी तक 23 मुसलमानों को मारा है। मैं इंसान नहीं बोलूंगा, जानबूझ के मुसलमान बोलूंगा। 23 मुसलमानों को मारा है। आबादी कितनी है? 25 करोड़। तुम लोग कितना प्रोपेगेंडा चलाते हो लिंचिंग का, मानो ऐसे कि जैसे हर दूसरा मुसलमान के साथ लिंचिंग हो रही है। अपना प्रोपेगेंडा नहीं देखते, कश्मीरी पंडितों का तुम लोगों को प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। माजिद हैदरी, सोच देख के आप कहते हैं कि कम मारे गए तो अच्छा हुआ। हाँ, अरे कोई मारा क्यों जाए इस देश में, किसी की भी हत्या क्यों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और आप बोलते केवल 25 क्यों मारे गए? अरे शर्म कीजिए, आप अपने आप को वकील कहते हैं। हम यहाँ प्यार मोहब्बत दिल जीतने की बात करते हैं। हिंदू का सिलेंडर 50 रुपए में बेच रहा था, कत्ल की बात करते जो हिंदू का सिलेंडर तेरे घर बेचने आया था 50 रुपए में, तूने उसको समझाया या नहीं समझाया? तूने उसको पकड़ के पुलिस को दिया या नहीं दिया? तू करके बात तूने उसे पकड़ के पुलिस को दिया या नहीं दिया? मैं तू वाले का जवाब नहीं देता, मैं तू मैं के लिए नहीं आता इस मंच पे। तौसीफ, आपको तो वो एजेंडा सूट करता है जिसके अंदर कन्हैया कुमार कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह जेएनयू में नारे लगते हैं। वो आपको नैरेटिव शूट करता है। आपको ये कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर फिल्म बनने का नैरेटिव क्यों शूट करेगा? ये नैरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। पहले तो गिरजा टिक्कू को काटा गया था कि नहीं काटा गया था आरे से? हाँ या ना में जवाब देंगे मुझे, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं, देखिए, किसने कहा कि किसने झुटलाया है कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ, इसे किसने झुटलाया है? सिवाय आपके तो कोई नहीं बोलता इस तरह की बातें, ये तो आप बोलते हैं। क्या हर पैनलिस्ट आज यहाँ पे टीवी में कह रहा है कि भाई तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ, प्रोपेगेंडा जो बात रिजवान अहमद ने पूछी वो बड़ा जायज सवाल था कि झूठ क्या है? क्या गिरजा टिक्कू वाला सीन गलत है जिसमें उसको आरे से बीच में काटा गया, या गंजू या फिर इंजीनियर गंजू वाला सीन गलत है, या जज वाला सीन गलत है? जो गलत है तो बताइए ना। देखिए, लेकिन जिनको नैरेटिव सूट करता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उन्हें कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की फिल्म प्रोपेगेंडा ही दिखेगी। और आज का निष्कर्ष मैं नहीं दूंगा, आज का निष्कर्ष कश्मीर फाइल का ये एक डायलॉग देगा।